Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 5th of October 2022. तो गाइज आज है तारीख 5 अक्टूबर 2022 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। उस लिंक के थ्रू आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाओगे। अगर इस तरीके से आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो एक बहुत सिंपल तरीका है, डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला चैनल मिलेगा। यहाँ से आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप लोग मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे जाना और जाकर अगेन आपको वहाँ पर भी सर्च बॉक्स में दीपक यादव एजुकेशन टाइप करना है। आपको ये प्रोफाइल मिलेगा, यहाँ पे कनेक्ट कर अपनी क्वेरीज को मेरे साथ में डिस्कस कर पाओगे। नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग एक मैप का एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है बुर्किना फासो को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारे संविधान में अलग अलग आपको शेड्यूल्स देखने को मिलेंगे। तो संविधान में जो 5वां और 6ठा शेड्यूल है, इसके प्रोविजंस आखिरकार क्या बोलते हैं, इसके प्रोविजंस किस चीज़ से रिलेटेड हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बोलता है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ऑप्शन बी बोलता है डिटरमाइन द बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट्स। ऑप्शन सी बोलता है डिटरमाइन द पावर्स, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। या फिर ऑप्शन डी बोलता है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द बॉर्डर स्टेट्स। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आप लोग देख रहे होंगे कि आज मैंने न्यूज़पेपर का यूज़ नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है। देखो, द हिंदू ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उस नोटिफिकेशन के अंदर इन्होंने बोला है कि 5 अक्टूबर यानी आज की तारीख को द हिंदू न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं होगा। ठीक है ना, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसके पीछे का रीज़न है वो है अयोध्या पूजा। अयोध्या पूजा की वजह से यहाँ पे हॉलीडे है और आपको पता होगा ऐसे काफ़ी सारे फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पर द हिंदू न्यूज़पेपर को पब्लिश नहीं करता है, जैसे कि दिवाली हो गया, होली हो गया, और अभी रिसेंटली भी पब्लिश नहीं हुआ था, आपको याद होगा। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे ये लोग मेंशन कर रहे हैं कि ऑनलाइन एडिशन अवेलेबल है, लेकिन ऑनलाइन एडिशन अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है। तो इसकी वजह से हम लोगों का डिस्कशन तो देखो चलने वाला है, क्योंकि हम लोग अलग अलग न्यूज़पेपर से, इंडियन एक्सप्रेस है, हिंदुस्तान टाइम्स है, और भी अलग अलग न्यूज़पेपर्स हैं, लाइव मिंट है, उनके अच्छे एडिटोरियल्स हैं, वो एडिटोरियल्स मैंने लिए हैं। साथ ही साथ में कुछ आर्टिकल्स लिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है ना, तो क्योंकि डिस्कशन चलता रहेगा, कंटिन्यू करेंगे हम लोग, बीच में यहाँ पर गैप नहीं करने वाले, इस वजह से ये वीडियो आपके लिए आ रहा है। ठीक है ना, तो बाकी यहाँ पे कोई ऑनलाइन एडिशन आता भी है तो उसके आर्टिकल्स भी मैं कवर कर दूंगा, उसके लिए भी आप बिल्कुल परेशान ना होना। चलो स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। पहला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारा थंबनेल से ही रिलेटेड है। देखो हुआ क्या है, चाइना की बात की जा रही है। चाइना के अंदर एक नदी है, उस नदी का नाम क्या है? पहली बात तो आपको यहाँ पर उस नदी का नाम ध्यान रखना है। उस नदी का नाम है यांगत्से। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है ना, क्लियर यहाँ पर दिखेगा यांगत्से रिवर। तो चाइना की जो यांगत्से रिवर है ये काफ़ी न्यूज़ में है। ये पूरे एशिया में सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया कहलाती है यांगत्से रिवर। अब ये यांगत्से रिवर रिसेंटली सूखती हुई नजर आई। अब सूखने के पीछे का रीज़न क्या है, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, क्योंकि चाइना के अंदर रिसेंटली बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिली, एक्सट्रीम हीट वेव्स देखने को मिली हैं। यानी कि पिछले 60 सालों में इतना तगड़ा हीट वेव नहीं पड़ा है जितना अब की बार देखने को मिला, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, बारिश हुई नहीं। और हुआ क्या, इसकी वजह से देखने को मिला जो पानी है ना उस नदी के अंदर में, वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। और ये जो यांगत्से रिवर है ये दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट रिवर है और एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है वनडे एग्जामिनेशन के लिए भी, साथ ही साथ यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी। तो दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट रिवर यांगत्से रिवर है, साथ ही साथ में एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर वो भी यांगत्से रिवर ही है। हुआ क्या यहाँ पर, ये इतनी बड़ी नदी है
कि चाइना के अंदर लगभग 400 मिलियन लोगों को ये पीने का पानी प्रोवाइड करवाती है। लेकिन होता क्या है, इस नदी से पीने के पानी के अलावा बहुत सारा कमर्शियल यूज़ भी किया जाता है। लेकिन हमने देखा रिसेंटली इस नदी के अंदर पानी सूखने लगा, पानी का लेवल लगातार कम होता हुआ नजर आया। और जो ये बारिश है, बारिश हुई नहीं, बारिश काफ़ी हद तक कम देखने को मिली है अब की बार, जिसकी वजह से नदी का पानी और ज़्यादा नीचे चला गया। जब नदी का पानी सूखता चला गया तो इससे हुआ क्या, हमें कुछ नई नई चीज़ें देखने को मिली हैं। क्योंकि पानी ऊपर तक आ रहा था, अब पानी सूख गया तो जो सतह है वो दिखनी चालू हो जाएगी। अब जब सतह दिखनी चालू हुई ना, तो उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पाई गई हैं। जैसे कि ये 600 साल पुराने स्टैचूज़ जो आपको दिख रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा एक बोल्डर है। बोल्डर मतलब एक बड़ा सा आपको पत्थर देखने को मिलेगा, और इस पत्थर के अंदर कितनी प्यारी सी नक्काशी बनाई गई है, मतलब बुद्धिस्ट स्टैचूज़ बनाए गए। भगवान बुद्ध का स्टैचू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये आपको पास से पिक्चर देखने को मिलेगा, ये पूरा बोल्डर है, इस बोल्डर के अंदर भगवान बुद्ध का स्टैचू देखने को मिलेगा। एक स्टैचू ये है, एक स्टैचू ये है, और एक स्टैचू ये है, 3 स्टैचूज़ हैं। ये अभी तक पूरी तरह से पानी के अंदर डूबा हुआ था, लेकिन पानी जैसे जैसे सूखता है उसके बाद यहाँ पर ये पूरा का पूरा स्टैचू बाहर निकल कर आता है, लोगों को यहाँ पर ये दिखाई पड़ता है। फिर उसके बाद जब इसके ऊपर रिसर्च की जाती है तो पता चलता है कि ये जो पूरा बोल्डर आपको दिख रहा है, ये लगभग कितना पुराना है, 600 साल पुराना, 600 ईयर्स ओल्ड। ये कार्विंग्स नज़र आती हैं जो कि सबमर्ज हुआ करती थी, यानी कि एक तरीके से डूबी रहा करती थी यांगत्से रिवर के अंदर। लेकिन पानी सूखा तो ये सब कुछ बाहर आया और ये सब कुछ यहाँ पर दिखने लगा। क्लियर हुई बात। ये बुद्धिस्ट स्टैचूज इतने ज़्यादा पुराने हैं कि उस समय पर मिंग और किंग डायनेस्टीज हुआ करती थी, ऐसा भी बताया जा रहा है। मैंने आपको बताया कि लगभग 3 स्टैचूज यहाँ पर देखने को मिलेंगे, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। सिंपल बात हो गई। तो एक छोटा सा आर्टिकल था, हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर आया था, लेकिन बहुत अच्छा आर्टिकल था, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब यांगत्से रिवर को हम लोग एक बार मैप में देख लेते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हमारा महान भारत, ऊपर आपको चाइना देखने को मिलेगा। अब चाइना के अंदर ये जो रिवर है, ये है यांगत्से रिवर। यहाँ से एक तरीके से ओरिजिन होता है, इसका जगह का नाम क्या है अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। यहाँ से ओरिजिन होती है और इस प्रकार से बहते हुए यहाँ पर ये ईस्ट चाइना सी के अंदर, यानी कि देखो जो चाइना है ना, चाइना का ये ईस्टर्न साइड है, तो ईस्टर्न साइड में यहाँ पर जाकर गिर जाती है। फिर आप इसको ईस्ट चाइना सी भी कह सकते हो, इस वाले पर्टिकुलर समुद्र के अंदर गिर जाती है ये यांगत्से नदी। अब यांगत्से नदी को लेकर कुछ फैक्चुअल डेटा कवर कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा हर रोज़ मैं आपको हर एक आर्टिकल के रिगार्डिंग बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं, जो कि आपसे प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। तो ये जो यांगत्से रिवर है चाइना की, ये पूरे एशिया में एक लॉन्गेस्ट रिवर के तौर पर देखी जाती है और पूरे दुनिया में 3rd लॉन्गेस्ट रिवर के तौर पर भी देखी जाती है। ठीक बात हो गई, ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। प्लस एक और बात ये भी है कि ये एक लॉन्गेस्ट रिवर इस कैटेगरी में भी है कि देखो एक ही देश के अंदर ये बह रही है, नहीं तो कैसा होता है, होता यह है कि एक रिवर जो बहुत ज़्यादा लंबी है वो क्या कर रही है, 1-2 देशों में बह रही है, 2-3 देशों से बहती हुई निकल रही है। लेकिन ये जो यांगत्से रिवर है ना, ये एक ही पर्टिकुलर कंट्री में बह रही है, यानी कि चाइना में ही बह रही है और चाइना में ख़त्म होकर इधर ईस्ट चाइना सी के अंदर गिर जा रही है। तो ये भी इसकी एक खास बात देखने को मिलेगी। अब ये रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखना, ये नदी कहाँ से निकल कर आती है, ये नदी निकल कर आती है जारी हिल्स से, जारी हिल्स ऑफ तंगुला माउंटेन। और कहाँ पे गिरती है, ईस्ट चाइना सी के अंदर। तो ये जो जारी हिल्स है ना, ये वर्ड ज़रूर से ध्यान रखना है आप लोग को, बिल्कुल एक तरह रट लेना है या घोल के पी जाना है इस वर्ड को। समझ में आ गई बात। तो ये था हमारा पहला आर्टिकल, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था और काफ़ी रेलिवेंट था, जैसा आप लोगों ने देखा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस करो यार, एक छोटा सा सपोर्ट कर सकते हो। 5K प्लस लाइक को आप लोगों को अचीव करवाना है। साथ ही साथ में आप लोग कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश क्या करो। बहुत सारे लोगों की जो प्रोफाइल है वो याद हो चुकी है, ठीक है ना, मतलब बहुत से लोगों के मैं नाम भी बता सकता हूँ। तो यहाँ पे जो कमेंट है वो करने की कोशिश क्या करो, उससे एंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है अपन लोगों का, है ना। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। इस वाले आर्टिकल को थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले हमारे पास में एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब ये देखने को मिलेगा, ये एक अच्छा डेटा है, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर आया था। इस डेटा को अपने पास में मैं कहूँगा स्टोर करके रखना, क्योंकि ये जो डेटा है ये टूरिज्म को लेकर बात करता है। अब आपको पता होगा जो टूरिज्म है ये टॉपिक ऐसा रहा जो कि पिछले कुछ दिनों पहले लगातार 1 सप्ताह न्यूज़ में था, मतलब एग्जाम के लिए तो डेफिनेटली रेलिवेंट टॉपिक है। बोला ये जा रहा है कि जो टूरिज्म है ना, ये टूरिज्म अब धीरे धीरे सही हो रहा है, धीरे धीरे रिवाइव हो रहा है।
तो अभी तक सिचुएशन कैसी पहुंची है और कोविड के समय पर सिचुएशन क्या थी और कोविड से पहले क्या सिचुएशन थी, वो सारा डेटा एक स्टैटिस्टिक्स के तौर पर दिया गया है। और ये स्टैटिस्टिक्स अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। चलो एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर इसको जूम करना पड़ेगा, है ना। चलो यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप यहाँ पर चीज़ों को सही से समझ पाओ, नहीं तो फिर ये दिखेगा नहीं। अब शायद आपको यहाँ पर ये क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, बात की जा रही है टूरिज्म इंडस्ट्री की। देखो जो टूरिज्म इंडस्ट्री है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है जो कि भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है। हर साल बहुत सारे लोग घूमने आते हैं इंडिया, बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं इंडिया से घूमने के लिए। अब ऑब्वियस सी बात है, बाहर से कोई आया, उसने यहाँ पर कहीं पर घूमने गया तो वहाँ पे वो पैसा खर्चता है। उस खर्चे की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी हद तक डेवलप होती है। क्लियर बात हो गई। नाउ मेंशन ये किया जाता है कि कोविड की 19 पेंडेमिक की वजह से हुआ क्या, ये हमारा टूरिज्म सेक्टर बुरी तरह से इम्पैक्ट हुआ। और अब एक एनालिसिस है जो कि वो ये दिखाता है कि धीरे धीरे हमारी रिकवरी हो रही है इस पर्टिकुलर टूरिज्म सेक्टर के अंदर। यहाँ पर ये चीज़ आपको दिख रही होगी। अब आते हैं मेजर पॉइंट की तरफ। अब देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। आप जब इसके बारे में देखोगे ना, यहाँ पे 2019 से कंपैरिजन किया गया है। 2019 वो समय है जब कोविड-19 नहीं था, फिर 2020 में कोविड आया, 2021 में कोविड रहा और 2022 में चीज़ें ना धीरे धीरे रिवाइव होती हुई नज़र आ रही हैं, धीरे धीरे सही होती हुई नज़र आ रही हैं। देखो बोला ये जा रहा है कि अगर आप लोग देखोगे जनवरी और फरवरी, जनवरी से लेकर जुलाई 2022 में, यानी कि इस साल का जब डेटा देखोगे तो अभी तक भारत के अंदर कितने लोग आ चुके हैं बाहर से, तो 27.6 लाख जो फॉरेनर्स हैं वो बाहर से आ चुके हैं। आप 2018 में देखोगे तो 2018 में लगभग 60 लाख के आसपास फॉरेनर्स आए थे इंडिया में घूमने के लिए। 2019 में भी 60 लाख के आसपास आए थे, थोड़ा सा ज़्यादा था 2018 से। 2020 में ये गिर गए एकदम से कोविड की वजह से। 2021 में बिल्कुल ख़त्म ही हो गए, आप देख पाओगे बहुत ना के बराबर फॉरेनर्स आए थे क्योंकि कोविड चल रहा था। फिर 2022 में चीज़ें वापस से ठीक हो रही हैं। तो 2022 में अभी तक जनवरी से लेकर जुलाई तक, यानी आप इस 6-7 महीने में कह सकते हो, इन 6-7 महीनों में जो फॉरेनर्स हैं जो इंडिया आए हैं उनकी संख्या लगभग 27.6 लाख पहुंच चुकी है। यानी चीज़ें धीरे धीरे रिवाइव हो रही हैं, सही हो रही हैं। फिर दूसरा मेंशन किया गया कि इंडिया से कितने लोग बाहर गए, तो इंडिया से भी बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं बाहर। तो देखोगे 2018 में भारत से लगभग 152.3 लाख लोग जो है वो बाहर गए थे घूमने के लिए, और 2019 में 155, देन 2020 में आप देखोगे ये बिल्कुल कम हो गया और 2021 में और डाउन हो गया। 2022 में ये वापस से रिवाइव हो रहा है, यानी कि 108.9 लाख पहुंच चुका है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इस साल वापस से टूरिज्म रिवाइव होता हुआ नज़र आ रहा है, वापस से टूरिज्म ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। समझ में आ गई बात। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ आपको देखने को मिलती है, मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ, एक सेकेंड को। हाँ नाउ अब यहाँ पर बोला जाता है कि कौन कौन सी कंट्रीज से सबसे ज़्यादा लोग आए हैं, ठीक है ना। एक सेकेंड उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको भी जूम करते हैं, ये हो गया जूम। अब यहाँ पर चीज़ों को समझते हैं। देखो यहाँ पे बोला गया कि अगर आप लोग देखोगे कौन कौन सी कंट्री से इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग आए हैं, तो उसमें काफ़ी सारे लोग देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि बांग्लादेश से आप देखोगे तो 2019 में, क्योंकि ये जो आपको रेड वाली स्ट्रिप दिख रही है ना, ये 2019 को डिनोट करती है, और ये जो ब्लू वाली स्ट्रिप दिख रही है ये आपको 2022 को डिनोट करती है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना रेड वाला, ये बेसिकली बात करता है 2019 के बारे में। तो 2019 में आप देखोगे बांग्लादेश से लगभग 25.8 लाख के आसपास लोग आए थे, लेकिन यहाँ पर ये फिर उसके बाद 2022 में काफ़ी हद तक कम हो चुका है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप ऐसी अमेरिका में देखोगे, अमेरिका से काफ़ी लोग कम हो चुके हैं जो कि आ रहे थे। ऐसी यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, मलेशिया, श्रीलंका, जर्मनी, रशिया, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, और इनमें से भी अगर हम लोग टॉप 3 की कंट्री निकालनी हो तो हम लोग वो टॉप 3 कंट्री कौन कौन सी निकाल पाएंगे, तो उसमें आ जाता है बांग्लादेश, यूएस और यूके। ये 3 ऐसे देश हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया में आते हैं। 2019 में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आए भी थे, ऐसा यहाँ पर आप लोग देख पाओगे। लेकिन 2022 में सिचुएशन अभी धीरे धीरे ठीक हो रही है, तो इस वजह से टूरिस्ट थोड़े से कम देखने को मिलेंगे, वो बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक बात हो गई। आगे आते हैं उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये लोग मेंशन करते हैं कि अगर आप लोग मंथली वाइज डेटा देखोगे ना, तो धीरे धीरे मंथली बेसिस पर इंप्रूवमेंट हो रहा है। फिर उसके बाद में आप देखोगे बोला जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। इस वाले पार्ट में क्या बोला गया है आओ समझते हैं। इस वाले पार्ट में बोला गया है कि भारत के अंदर
कौन से ऐसे महीने होते हैं जहां पर सबसे अच्छी तरीके से टूरिज्म प्रमोट होता है, सबसे बेहतरीन तरीके से टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ये कुछ यहाँ पर 6 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 महीने ऐसे होते हैं जहां पर सबसे ज़्यादा लोग इंडिया में घूमने आते हैं और टूरिज़्म भी बहुत ज़्यादा प्रमोट होता है। सिंपल बात हो गई। फिर उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अगर आप लोग देखो पीछे पहले कुछ समय में कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज कितना हुआ है, मतलब कि अब ऑब्वियस सी बात है जब बाहर से लोग आए हैं तो उन्होंने इंडिया के अंदर आकर कितना पैसा खर्च किया, ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी के अंदर कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन मिला है, तो वो देखोगे तो वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है। साल 2001 के अंदर ये सिचुएशन काफ़ी बेकार थी, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर इंडिया का जो फॉरेक्स अर्निंग है वो भी बढ़ रहा है। इस टूरिज्म से बहुत सारा पैसा विदेश का इंडिया भी कमा रहा है, तो उस चीज़ के अंदर लगातार इंक्रीमेंट देखने को मिल जाती है। सिंपल बात हो गई। चलो, ये डेटा ज़रूर से याद रखना है क्योंकि ये मैंने आपको पूरा का पूरा डेटा पीडीएफ के अंदर प्रोवाइड करवा दिया है। तो ये तो हमारा हो गया आर्टिकल। अब इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है, टूरिज्म को लेकर कुछ स्टेटस है इंडिया का, वो स्टेटस कहाँ पर है इसको समझते हैं। देखो, इंडिया का जो टूरिज्म है ये 2019 को जब आप लोग देखोगे ना तो 2019 में भारत की लगभग 10वीं पोजीशन थी, या फिर आप कह सकते हो 10th रैंक थी वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल रिपोर्ट के तहत। ठीक है ना, मतलब ये है कि ये जो रिपोर्ट है क्या चीज़ लेकर आती है। इस रिपोर्ट के अंदर क्या बोला जाता है, इस रिपोर्ट के अंदर बोला जाता है कि कौन सा देश, ध्यान सुनना, कौन सा देश सबसे ज़्यादा वर्ल्ड इकोनॉमी की तरफ कंट्रीब्यूट करता है, यानी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसकी तरफ सबसे ज़्यादा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन रहता है, कौन से देश के टूरिज़्म के माध्यम से। तो इंडिया का जो टूरिज़्म है ना, इंडिया के टूरिज़्म बेसिकली 10वें नंबर पर आता है, क्योंकि भारत का टूरिज़्म भी आप कह सकते हो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है दुनिया भर की जीडीपी को ग्रो करने में, दुनिया भर की इकोनॉमी को ग्रो करने में। तो इसके बेसिस पर इंडिया की जो रैंक है वो बेसिकली साल 2019 वाले इस रिपोर्ट के अंदर 10th पोजीशन पर रखी गई थी। 2019 की जब हम लोग बात करते हैं तो 2019 में बताया जा रहा है कि इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है ट्रैवल और टूरिज्म की वजह से वो लगभग 6.8% तक का रहा है। ठीक है ना, तो हम लोगों ने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, या फिर आप कह सकते हो लगभग 13,68,100 करोड़ रुपए तक का कंट्रीब्यूशन भारत की साइड से गया था। देन उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर में तो इंडिया की बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं वो आज के टाइम पर उनको इंटरनेशनल लेवल पर इम्पोर्टेंस मिल रहा है। जैसे बताया गया कि आप देखो आज के टाइम पर हमारे पास में 32 कल्चरल, 7 नेचुरल और एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट देखने को मिलेगी। बहुत सारी हमारे पास में आप कह सकते हो विश्व धरोहर देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहाँ जिन साइट्स को इंटरनेशनल लेवल पर इंपॉर्टेंस मिला हुआ है और उसकी वजह से लोग जो है यहाँ पर घूमने भी आते हैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ध्यान रखना जो धोलावीरा है और रमप्पा टेम्पल है ये रिसेंटली यहाँ पर ऐड करे गए हैं इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर में, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। समझ में आ गई बात। फिर उसके बाद में बोला जा रहा है कि साल 2020 की जब आप लोग टूरिज्म सेक्टर को देखोगे तो साल 2020 में टूरिज्म सेक्टर की वजह से काफ़ी सारे लोगों को नौकरियां मिली थी और काफ़ी हद तक यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा है इस पर्टिकुलर सेक्टर से। और जिस प्रकार से हम लोग वापस से ग्रो कर रहे हैं तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि साल 2030 तक एक्सपेक्टेड है कि 53 मिलियन के आसपास जो नौकरियां हैं वो हम लोग इस टूरिज्म सेक्टर से बढ़ा पाएंगे, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। तो टूरिज्म सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आपको सारा डेटा चाहे आपका जैसे कि कोई मेंस में पूछ लिया गया है, एसए के अंदर यूज़ हो रहा है या किसी पर्टिकुलर जीएस पेपर के अंदर यूज़ हो रहा है, तो आप वहाँ पे भी ये सारा डेटा यूज़ कर सकते हो। समझ में आई बात। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। एक स्टडी हुई है और उस स्टडी के अकॉर्डिंग बताया गया कि जो ओबेसिटी है यानी कि मोटापा है ना इंडिया के अंदर, इससे इंडिया को बहुत नुकसान हो रहा है। हर साल इंडिया को लगभग 2.8 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है इस ओबेसिटी की वजह से। मतलब हमारे जीडीपी का 1% यहाँ पर बेकार होता हुआ नजर आ रहा है। ये बात इस पर्टिकुलर आर्टिकल के तहत बताई जा रही है। अब हुआ क्या है समझते हैं। देखो, जो कंट्री में ओवरवेट देखने को मिलता है, ओवरवेट और ओबेसिटी ये दोनों ही चीज़ें नज़र आती हैं। ओवरवेट और ओबेसिटी का मतलब क्या है इसको समझते हैं। देखो, होता क्या है कि अगर आप लोग देखना चाहो कि मेरा स्टेटस क्या है, मैं अंडर वेट हूँ यानी मेरा वजन कम है या नॉर्मल वेट है या ज़्यादा वेट है, तो वो कैसे पता लगा सकते हो। उसके लिए आपको बीएमआई चाहिए होता है, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है ना, तो बॉडी मास इंडेक्स जब आप लोग देखोगे तो इसका एक कैलकुलेटर भी आता है, बीएमआई कैलकुलेटर।
तो आप लोग यहाँ पर पता लगा सकते हो। जैसे BMI कैलकुलेटर जब आप लोग डालोगे तो बहुत सारी वेबसाइट आ जाती हैं, BMI कैलकुलेटर पर जा सकते हो। और मान लो यहाँ पर जैसे कि ये ऑटोमेटिक देखने को मिलता है वेबसाइट पर, वहाँ पे आपको क्या क्या डालना पड़ेगा, अपनी उम्र डालोगे, उम्र के साथ साथ जेंडर डाल दोगे, मेल या फीमेल, फिर हाइट डालना और वेट डालना, कैलकुलेट करना, यहाँ पे आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है ना। जैसे ये यहाँ पर अभी ये एज 25 है, जेंडर मेल है, हाइट 180 सेंटीमीटर और वेट 65। तो इसको जब कैलकुलेट किया तो यहाँ पर BMI इंडेक्स आ रहा है 20.1 किलोग्राम। ये बेसिकली एक नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन मतलब ये व्यक्ति ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला है, तो ये एक नॉर्मल व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हमारे देश में करेंट टाइम पर क्या क्या देखने को मिल रहा है, ओवरवेट और ओबेसिटी, ओवरवेट और ओबेसिटी। और इस ओवरवेट और ओबेसिटी की वजह से हमारे कंट्री के इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। अब देखो यहाँ पर एक बात ज़रूर से ध्यान रखना इस चीज़ को, जो BMI इंडेक्स होता है, देखो BMI इंडेक्स मैंने आपको बताया कैसे आप निकाल सकते हो, ये आपने देख लिया है ना। वहाँ पे अपनी एज, जो भी यहाँ पर वेट है, हाइट है, वो डाल दोगे, आपका BMI इंडेक्स निकल कर आ जाएगा। अगर आपका BMI इंडेक्स 18.5 से कम है, ध्यान रखना 18.5 से कम है, तो वो व्यक्ति अंडरवेट कैटेगरी में आता है। मतलब उसको खूब ठूस ठूस के खाना होगा, ठीक है, मतलब बहुत कुछ खाना होगा क्योंकि उसका वेट बहुत ज़्यादा कम है। देन उसके बाद में अगर BMI इंडेक्स जो है 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में आता है तो व्यक्ति का एक नॉर्मल वेट कहलाएगा, जैसा आप लोगों ने यहाँ पर देखा। ठीक है ना, ये यहाँ पर 20.1 किलोग्राम के आसपास आया, ये बेसिकली एक नॉर्मल वेट की कैटेगरी में आता है। फिर अगर 25 से लेकर 29 के बीच में है तो ये ओवरवेट आता है। ध्यान रखना 25 जो है ना ये आखिरी लिमिट है। 25 के ऊपर जैसे आपका BMI इंडेक्स पहुंच गया तो इसका मतलब अब आपका जो वजन है वो बढ़ने लगेगा। तो 25 से लेकर 29 अगर BMI के अंदर आ रहा है तो मतलब वो ओवरवेट कैटेगरी में है, यानी जो थोड़ा सा शरीर है वो बढ़ चुका है। और 30 से 34 की कैटेगरी में मतलब वो ओबेसिटी। ओबेसिटी के अंदर भी अलग अलग क्लासेस हैं, यानी मोटापे की भी अलग अलग क्लासेस हैं। एक होता है मोटा, एक होता है बहुत मोटा और एक होता है बहुत ही ज़्यादा मोटा। तो वो 3 क्लासेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो ओबेसिटी की क्लासेस में 30 से लेकर 34 के बीच में ओबेसिटी क्लास 1, 35 से लेकर 39 BMI आ रहा है तो ओबेसिटी क्लास 2, और अगर 40 से ऊपर BMI जा रहा है तो इसका मतलब ओबेसिटी क्लास 3। तो आप यहाँ पर कह सकते हो अगर 40 से ऊपर BMI जा रहा है तो इसका मतलब वो इंसान बहुत ही ज़्यादा, एक हद से ज़्यादा मोटा है। आप इस फिगर में देखो, ठीक है ना, ये तो यहाँ पर अंडरवेट हुआ, पतला दुबला, उसके बाद ये हुआ नॉर्मल व्यक्ति, ये हुआ ओवरवेट, हल्का सा वेट बढ़ गया है। उसके बाद ओबेसिटी में आप देखोगे सिचुएशन खराब होती चली जाएगी, एक्सट्रीमली ओबेस हो जाएगा। और आपको पता है कि मोटापा जितना बढ़ेगा बॉडी के अंदर उतनी ज़्यादा बीमारियां हो जाती हैं। जितना मोटापा उतनी ज़्यादा बीमारियां, डायबिटीज़ और ये सारी बीमारियां आपको देखने को मिलेंगी। बहुत सारी बीमारियां हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई मोटा व्यक्ति डॉक्टर के पास में जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर क्या सलाह देता है कि वेट कम करो। वेट कम करोगे आधी बीमारियां ऑलरेडी खत्म हो जाएंगी बॉडी से, तो वेट को हमेशा कंट्रोल करो। करेंट टाइम पर तो सिचुएशन ये है कि हम लोग ना वर्कआउट करते हैं, ना थोड़ा सा टाइम निकाल पाते हैं बॉडी को एक्सरसाइज करवाने में। सिर्फ हम लोग यहाँ पर जंक फूड को आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने रिसेंटली बताया भी था कि हमारे देश में मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जो कि आने वाले फ्यूचर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसा आप आज भी पढ़ रहे हो। तो ये जो मोटापा है, जो ओबेसिटी है, इससे भारत को नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर एक इंसान का मोटापा बढ़ेगा तो वो पैसा खर्चेगा, और डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों तरीके से खर्चा हो सकता है। मतलब पहली बात तो मोटापा बढ़ा, कोई प्रॉब्लम हुई तो जाकर उसने क्या किया, हेल्थ केयर पर गया, यानी कि अब डॉक्टर के पास जाके दवा ली तो वहाँ पर क्या हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, वहाँ पर जाकर खर्चा हुआ, क्योंकि आपको मोटापे की वजह से बीमारी थी, इसकी वजह से वहाँ पर खर्चा हुआ। ठीक है ना, तो इसकी वजह से इंडिया को काफ़ी नुकसान हो रहा है। दूसरा इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर क्या आता है कि आप बीमार पड़ रहे हो तो आप ये भी तो देखो कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कम हो रही है ना, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेकार हो रही है। तो ये आप लोगों ने देखा, तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट कॉस्ट। और उसके बाद हॉस्पिटल जा रहे हो तो गाड़ी से जाओगे, है ना, हॉस्पिटल जा रहे हो तो किसी व्हीकल से जाओगे, तो वहाँ पे भी खर्चा हो रहा है। तो ये सारे खर्चे देखने को मिल रहे हैं। अगर आपकी बॉडी फिट होती तो ना डॉक्टर को पैसा देना होता, ना किसी हॉस्पिटल जाने के लिए ना किसी को पैसा देना होता। आप लोग अपने जो भी वर्क कर रहे हो, जो भी जहाँ पर कंपनी में काम कर रहे हो, आराम से काम कर रहे होते, क्योंकि अभी मोटापे की वजह से काम भी नहीं कर पा रहे हो, बीमार हो गए हो तो भी काम नहीं कर पा रहे हो, और आपकी सैलरी भी यहाँ पर कट हो रही है। तो ये सारा जो नुकसान है ना, ये ओवरऑल यहाँ पर इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। वो बात इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर बताई गई है।
सिंपल सा मुद्दा आपको समझ में आ गया। मतलब बहुत सरल भाषा मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है। ओवरवेट, ओबेसिटी, ये सब क्या है, बीएमआई कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो आपको समझाया, प्लस क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है, कितना नुकसान हो सकता है आने वाले टाइम पर, वो भी मैंने आप लोगों को सिंपल सी भाषा में समझा दिया है। चलो फिर उसके बाद में एक डेटा और है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। एक सेकेंड को इसको क्लियर कर लेते हैं और थोड़ा सा जूम करते हैं। होता ही है ना कि यार ये वीडियो मैं लैपटॉप में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पर जूम वगैरह की सिचुएशन रहती नहीं है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, बोला ये क्या है कि 2019 में देखोगे तो 2019 के कंपैरिजन में बहुत बुरे हालात हैं। ये जो डेटा अभी बताया गया ये 2019 के हिसाब से बताया गया है, और आने वाले टाइम पर 2060 तक सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाएगी अगर हमने इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल नहीं पाया तो। 2019 में बेसिकली आप देखोगे 2019 में इंडिया ने मतलब मोटापे की वजह से बहुत सारा पैसा खर्च हुआ है, मतलब जीडीपी का 1% जो है ना वो इसमें ही खर्च हो गया। लेकिन अगर 2060 तक सिचुएशन हमने नहीं सुधारी ना तो ये जो अमाउंट है, जो खर्चा है ना हेल्थ के ऊपर, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये 2.5% पहुँच जाएगा। मतलब जीडीपी का 2.5% लोग जो है ना एक तरीके से हेल्थ के ऊपर खर्च रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान नहीं रखा था। तो वो बात आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। समझ में आ गया? क्लियर हो गई सारी इन्फॉर्मेशन। चलो आगे आते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी से रिलेट कर पाओगे। आर्टिकल के अंदर क्या बात की जा रही है, एनसीएलटी के बारे में। एनसीएलटी क्या है? यह है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। तो एनसीएलटी ने अभी सरकार से रिक्वेस्ट करी है कि भैया एनसीएलटी के अंदर थोड़े और मेंबर्स को अपॉइंट कर लिया जाए, रिक्रूट कर लिया जाए, यानी कि इस ट्राइब्यूनल के अंदर और लोगों को ले आया जाए, क्योंकि और लोग आएंगे तो केस ये जल्दी जल्दी देख पाएगा, क्योंकि जितने कम लोग होंगे उतने कम केस देख पाएंगे ये। क्योंकि एनसीएलटी के अंदर अभी बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन पेंडिंग केसेस को जल्द से जल्द रिजॉल्व करना है, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे हायर करना होगा इस ट्राइब्यूनल के अंदर में, ऐसा यहाँ पर एनसीएलटी बोलता है। आओ समझते हैं। देखो एनसीएलटी ने क्या है, ये सब कुछ बातें आपको पता चलेंगी अभी थोड़ी देर में। एनसीएलटी ने बोला कि देखो आज के टाइम पर ना जो बैकलॉग हैं केसेस के वो बहुत ज़्यादा हैं एनसीएलटी के अंदर, जैसा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, यानी जो कंपनी से संबंधित केसेस हैं, कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, पूरा दिवालिया निकल चुका है ना, बर्बाद हो चुकी है कंपनी, इस प्रकार के बहुत सारे केसेस होते हैं, वो सब एनसीएलटी के अंदर में जाते हैं। तो एनसीएलटी के जो प्रेसिडेंट हैं और फॉर्मर जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट हैं, जिनका नाम है रामलिंगम सुधाकर, इन्होंने बोला कि अगर एनसीएलटी के अंदर थोड़े बहुत और मेंबर्स आ जाएं, एनसीएलटी का थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप अच्छा कर दो, थोड़ी नई टेक्नोलॉजी दे दो, तो हम जल्दी जल्दी केस निपटा पाएंगे, हमारा एक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जैसे कोर्ट कचहरी के अंदर मामला है ना, वैसे ही आपको एनसीएलटी के अंदर देखने को मिलेगा। कहना यहाँ पर यह है कि देखो इन्होंने सरकार से बोल दिया है कि हमें काम चाहिए, मतलब हमें थोड़े से और ज़्यादा लोग चाहिए, क्योंकि करेंट टाइम पे जब आप लोग एनसीएलटी को देखोगे ना तो यहाँ पर 63 लोगों की स्ट्रेंथ है, लेकिन करंट टाइम पर कितने मेंबर है? सिर्फ 28 लोग काम कर रहे हैं, मतलब इसके आधे लोग काम कर रहे हैं, जितनी स्ट्रेंथ है उसके आधे लोग काम कर रहे हैं। तो एनसीएलटी चाहता यह है कि भैया 28 के अलावा 50 लोगों को और भी ऐड किया जाए, जिससे कि इसमें मेंबर्स बढ़ेंगे और केस को बहुत जल्दी जल्दी ये एनसीएलटी देख पाएगा। समझ में आई बात? और इन मेंबर्स को बढ़ाने के साथ साथ थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करो, हमें नई नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाओ। सरकार ने यहाँ पर ऑलरेडी इस प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है, सरकार ने यहाँ पर वैकेंसीज को फिल करना स्टार्ट भी कर दिया है, लेकिन एनसीएलटी ने बोला कि जल्द से जल्द आप ये काम करो, क्योंकि अभी बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन केसेस को रिजॉल्व करना होगा हमें जल्द से जल्द। क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर केसेस देखोगे तो बहुत सारे केसेस, बहुत सारी नई कंपनियां बन रही हैं, तो कंपनियों के मामले उलझते भी हैं, वो सारे मामले एनसीएलटी के अंदर पहुंचते हैं, तो उन केसेस को रिजॉल्व हम ऐसे कुछ मेंबर्स नहीं कर पाएंगे। इसको आपको यहाँ पे मेंबर्स को इंक्रीज करना होगा, ताकि इस एनसीएलटी बॉडी की जो कैपेसिटी है वो भी यहाँ पर बढ़े, उसकी क्षमता बढ़े। समझ में आई बात? तो ये बात यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर आर्टिकल में देखने को मिल जाती है। अब ये तो आपने करंट अफेयर पढ़ा, अब बात करते हैं एनसीएलटी आखिरकार क्या है, जो कि आपसे यहाँ पर प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, देखो जो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है ना, इसको बनाया गया था कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 18 के अंदर में, सेक्शन 18 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसको हम लोगों ने बनाया है, एक कमेटी है उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पर। उस कमेटी का नाम है जस्टिस एराडी कमेटी। ध्यान रखना, कमेटी को लेकर क्वेश्चन बनते हैं, ये कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली बने हैं। गाडगिल कमेटी के बारे में याद आ रहा होगा, कस्तूरी रंगन कमेटी के बारे में याद आ रहा होगा, यूपीएससी ने डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछा है।
तो जस्टिस एराडी कमेटी किस चीज़ से संबंधित है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से संबंधित है। बस इतना बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है। जो ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, यानी पूरी जुडिशियल बॉडी नहीं है लेकिन आधी जुडिशियल बॉडी देखने को मिलती है। इसका काम है कि इंडियन कंपनी से संबंधित जो भी केसेस, जो भी मुद्दे होते हैं, उन केसेस को यहाँ पर ये देखता है, उन केसेस की सुनवाई करता है। समझ में आई गई बात? अब जो ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, आज के टाइम पर इसके 11 ब्रांचेस हैं। 2 न्यू दिल्ली में हैं, बाकी कुछ और ब्रांचेस देखने को मिलेंगे अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई के अंदर में। तो ये बात हो गई नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की, ये आपको पता होना चाहिए। आजकल मैं बहुत बोलने लगा हूँ, पता होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद में एक और आर्टिकल को कवर करते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर आएंगे, क्योंकि आज एडिटोरियल भी बहुत ज़बरदस्त है। मज़ा आ रहा है ना आज के वीडियो में, ठीक है ना। भले ही द हिंदू ना आया हो, लेकिन वेरियस न्यूज़पेपर में बहुत अच्छे आर्टिकल आते हैं, तो वो भी यहाँ पर मैंने कवर करने की कोशिश रही है, ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे, आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे, डिसिप्लिन में आप रहो। क्योंकि एक दिन की भी छुट्टी हो गई तो उसके बाद फिर अगले दिन मन नहीं करेगा पढ़ने का। अगले आर्टिकल में बात की गई है, गेट अ स्टेक 96 स्पीशीज एट जू अप फॉर एडॉप्शन। यानी कि जो दिल्ली का जू है, नेशनल जूलॉजिकल पार्क, इन्होंने यहाँ पर एक स्कीम निकाली है कि भैया आप जानवर को एडॉप्ट कर सकते हो, यहाँ से कुछ टाइम के लिए एडॉप्ट कर सकते हो, और उसके बदले में आपको जू को क्या करना होगा? पैसा देना होगा। तो ये बात यहाँ पर नेशनल जूलॉजिकल पार्क के जो डायरेक्टर हैं धर्मदेव राव, इन्होंने खुद बोला है। जो जू है पूरी तरह से रेडी हो चुका है। यहाँ पर आपको 96 यानी 96 प्रकार की प्रजातियाँ देखने को मिलेंगी, और बहुत सारे एलिफेंट हर प्रकार के जानवर देखने को मिलेगा। तो बोला ये जा रहा है, जैसे मान लो कोई अफ्रीकन एलिफेंट है, तो अफ्रीकन एलिफेंट को कोई लेना चाहता है तो उसके लिए 6 लाख रुपये पर ईयर। उसके बाद यहाँ पर कोई और दूसरा जानवर लेना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पे अलग अलग फ़ी आपको यहाँ पर देनी होगी। तो अगर आप जानवर को एडॉप्ट कर रहे हो तो उसके बदले में आपको ये जो कुछ पैसा जो है वो ज़ू को पे करना होगा, और ज़ू की कहीं ना कहीं वो कमाई भी हो जाएगी, उस चिड़ियाघर की कहीं ना कहीं कमाई हो जाएगी। अब इस पर्टिकुलर प्रकार की जो ये स्कीम है ना, इसका उद्घाटन किया गया था नवंबर 1, 1959 में। जो दिल्ली ज़ू है वो यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता रहा। 176 एकड़ में दिल्ली ज़ू फैल चुका था। उसके बाद में लगभग इसमें बहुत सारे जानवर हैं, 1100 के आसपास आपको जानवर देखने को मिलेंगे, जो कि अलग अलग प्रजातियों से 96 स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं। और इन जानवरों में बर्ड्स भी हैं, रेप्टाइल भी हैं, मैमल भी हैं, आपको ये सारे जानवर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और जैसे यहाँ पर पेमेंट रिसीव हो जाएगी तो इससे क्या होगा, जो एडॉप्टर होगा, जिसने भी जानवर को अडॉप्ट किया होगा, उसको एक मेंबरशिप आईडी दे दी जाएगी ज़ू की, ठीक है ना। उस एडॉप्टर को यहाँ पर मेंबरशिप आईडी दे दी जाएगी, और जहाँ पर भी जिस भी केज के अंदर, जिस भी पिंजड़े के अंदर जो भी जानवर बंद होगा, उस पर उस एडॉप्टर का नाम लिखवा दिया जाएगा। उस एडॉप्टर का जो नाम है वो यहाँ पर लिखा रहेगा। काफ़ी सारे लोग विज़िट करेंगे, लाखों लोग विज़िट करेंगे, उस नाम तक वो लोग पहुंच पाएंगे कि हाँ, इस व्यक्ति ने जो है इस पर्टिकुलर जानवर को अडॉप्ट कर लिया है। और अडॉप्ट करने के बाद में आप देखोगे ये कि जो पैसा है वो ज़ू के पास में गया, चिड़ियाघर के पास में गया। इससे जो ज़ू का बजट है ना वो और ज़्यादा संभल जाएगा, हम लोग ये कह सकते हैं। फिर बोला जा रहा है कि जो पैसा आपको देखने को मिलेगा, जो भी रेवेन्यू जनरेशन होगा ज़ू का, वो वापस ज़ू के वेलफेयर के ऊपर लगा दिया जाएगा, यहाँ पर जानवरों के ऊपर लगा दिया जाएगा। ये भी यह बात रखी जा रही है। ठीक बात हो गई। तो ये बात यहाँ पर छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, तो सोचा यहाँ पर आपके साथ में इसको भी शेयर किया जाए। नाउ स्टार्ट करेंगे एडिटोरियल डिस्कशन को। लेकिन एडिटोरियल डिस्कशन से पहले आपको बताऊंगा, हमेशा हम लोग एक मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है? मेंस का क्वेश्चन इंटरेस्टिंग सा है। मेंटल हेल्थ इज़ वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड सोशल इश्यूज़ इन इंडिया। कमेंट करो इस मुद्दे पर। हिंदी में बोले तो मानसिक स्वास्थ्य भारत में सबसे उपेक्षित सामाजिक मुद्दों में से एक है। टिप्पणी कीजिए। जो मेंटल हेल्थ होती है ना, आजकल के टाइम पर इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक नेग्लेक्टेड सोशल इशू बन चुका है, यानी इसके ऊपर कोई जोर दिया नहीं जा रहा है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसको नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। लेकिन अपने आप में मेंटल हेल्थ वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है, लोगों को बहुत बुरी तरह से सफ़र करती है, लोगों को यहाँ पर सुसाइड तक पहुँचा देती है। तो क्या आप इससे सोचते हो? एक फ्री क्वेश्चन है, आप आराम से अपने ढेर सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो भी आपके मन में आ रहे हो, उन पॉइंट ऑफ व्यूज़ को अपने पेपर पर लिख सकते हो। और लिखने के बाद में आपको आंसर कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, और टेलीग्राम पर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग। जैसे आप लोग फुल फॉर्म लिखोगे, आपको
वो चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर 32,000 के आसपास जो सब्सक्राइबर्स हैं वो जुड़े हुए हैं जो कि आंसर्स लिख रहे हैं। तो आप भी अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट करो। और एक काम ज़रूर से करना, वो छोटा सा काम यह है कि एटलीस्ट कोशिश ये करना कि सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू कर लें। अब ऑब्वियस सी बात है, जिसके आंसर रिव्यू हो चुके हैं उसको मत करना, बाकी 2-2 आंसर्स रिव्यू करने की कोशिश क्या करो। इससे क्या होगा, आपके पास में भी कुछ अच्छे पॉइंट्स कलेक्ट हो पाएंगे जो कि आपके पास में नहीं थे। साथ ही साथ में मतलब जहाँ तक आपकी सोच नहीं पहुँच पाई, दूसरे की सोच पहुँच पाई, तो वो वाले पॉइंट्स आप अपने पास में लिख सकते हो। साथ ही साथ में जब आप लोग दूसरे का आंसर पढ़ोगे ना, तो उसकी जो भी मिस्टेक्स होंगी, अगर होंगी तो आप वो बता सकते हो, उस इंसान को एंकरेज कर सकते हो कि हाँ आपको यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो उस तरीके से वो कोऑपरेटिव वे में ग्रुप चल रहा है, तो आप भी जाकर वहाँ पर उसका हिस्सा बन सकते हो। चलो एडिटोरियल डिस्कशन पर आते हैं। आज का पहला एडिटोरियल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बात की गई है अर्ली चाइल्ड केयर के बारे में। अर्ली चाइल्ड केयर यानी कि देखो, बच्चा है धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, 0 से 8 साल की उम्र है, वो बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। तो बड़ा हो रहा है तो अभी इस बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी एजुकेशन के ऊपर, उसको एक अच्छा खाना देने के ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमारे देश में नहीं हो रहा है, जिससे बच्चे बहुत बुरी तरह से सफ़र कर रहे हैं। उसको लेकर एक डेटा है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में एक और एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, वो यहाँ पर ये वाला है, बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पे बात की जा रही है पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में। रिसेंटली मैंने आपके साथ में यहाँ पर, आपको पता होगा, आप लोगों को एक मेंस का क्वेश्चन भी दिया था पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर। तो एक एडिटोरियल है पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर, यहाँ पर गुजरन दास साहब ने लिखा है। हम डिस्कस करेंगे आखिरकार ये पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर क्या बात कर रहे हैं। तो पहले ये वाला एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग सेकेंड वाला एडिटोरियल भी डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, देखो बात की जा रही है पुलिस रिफॉर्म्स। पुलिस रिफॉर्म का टॉपिक है क्या, यानी कि जो भी हमारी, आप कह सकते हो जो ये पुलिस है ना, इनके अंदर कुछ बदलाव करना, कुछ चेंजेस करना, क्योंकि इन चेंजेस की ज़रूरत पड़ चुकी है आज के टाइम पर। ज़रूरत क्यों पड़ चुकी है उसके पीछे के कारण मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको पुलिसिंग का इतिहास समझना होगा कि आखिरकार पुलिसिंग का इतिहास क्या रहा है। देखो जो विद्रोह, जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, 1857 का, उस 1857 के रिवोल्ट के बाद में जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने एक पुलिस फोर्स को बनाया, और उस पुलिस फोर्स को बनाने के पीछे का जो रीज़न था ना, वो उनका खुद का इंटरेस्ट था। यानी खुद का, उनका यहाँ पर आप कह सकते हो इंटरेस्ट था, खुद के स्वार्थ की वजह से उन्होंने यहाँ पर पुलिस फोर्स को बनाया। फिर क्या होता है, फिर यहाँ पर वो लोग उस पुलिस का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उनको सप्रेस किया जाए, उनको दबाया जाए। फ्रीडम स्ट्रगल जो चल रहा था, लोगों जो भी फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे, उन सबको दबाया जाए। तो ये काम यहाँ पे अंग्रेज़ों के थ्रू किया जा रहा था इस पुलिस फोर्स के माध्यम से, और अंग्रेज़ लेकर ही इसलिए आए थे उन पुलिस फोर्स को। और जैसे जैसे ये साल बीतते हुए चले गए, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, इंडिया को यहाँ पर आज़ादी मिली, तो उसके बाद क्या होता है, जो पुलिस फोर्स आपको देखने को मिल रही है ना, ये कहीं ना कहीं पावर फ्रेंडली हो जाती है। यानी कि पुलिस को लोगों के लिए काम करना चाहिए, लेकिन पुलिस अपने पावर में ही चूर है। अपने पावर को लेकर यहाँ पर पुलिस के अंदर बहुत ज़्यादा घमंड है, अपने पावर को लेकर आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा लगाव देखने को मिल रहा है। लोगों के प्रति काम नहीं किया जा रहा है, अपनी पावर का गलत उपयोग हो रहा है, यानी अपनी पावर का मिसयूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर इतिहास रहा है। फिर उसके बाद में जब ये मिसयूज़ बढ़ चुका था, जब पुलिस की पावर का मिसयूज़ बढ़ चुका था, तो उसके बाद क्या होता है, नेशनल पुलिस कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया। नेशनल पुलिस कमीशन को बनाया जाता है 1977 में, और इसने एक रिपोर्ट सबमिट करी, और इसने बोला कि भैया सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी है हमारे पुलिसिंग के सेक्टर की में, हमें इसमें बदलाव की आवश्यकता है। तो नेशनल पुलिस कमीशन ने कुछ बदलाव करने के लिए बोला। उसके बाद अलग अलग कमेटियां बनती रह गईं, खूब सारी कमेटियां बनी जिन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि हाँ भैया पुलिस रिफॉर्म होने चाहिए, कुछ बदलाव होने चाहिए। जैसे नेशनल पुलिस कमीशन देखोगे, ये बनता है 1977 से लेकर 81 में, इसने पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में बोला। फिर उसके बाद में 1988 में रायबेरियो कमेटी हो गई। देन उसके बाद में यहाँ पर आप देख पाओगे पद्मनाभय कमेटी हो गई, 2000 में बनी थी ये। फिर उसके बाद में 2003 से 2 से लेकर 3 में मलीमत कमेटी बनी थी। 2005 में यहाँ पर पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी थी। 2006 में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन इन प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। फिर 2007 में सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। फिर 2015 में पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी 2। ये अलग अलग कमिटीज़ आ गई, सबका एक ही कहना है, वो है पुलिस रिफॉर्म्स। यानी इस पुलिस सेक्टर के अंदर यहाँ पे कुछ ना कुछ बदलाव करने चाहिए, कुछ ना कुछ चेंजेस की आवश्यकता है, जिसको लेकर सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं। वो कदम हम डिस्कस करेंगे। लेकिन भाई मांग चल क्यों रही है, पुलिस रिफॉर्म्स की आवश्यकता है क्यों, क्यों बदलाव चाहिए पुलिस रिफॉर्म के अंदर? क्योंकि पुलिस फोर्सेस से
रिलेटेड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंट टाइम पर देखने को मिलती हैं। जैसे पहली प्रॉब्लम आपको कॉलोनियल लॉ देखने को मिलेगा। आज के टाइम पर भी यानी प्रेजेंट टाइम पर भी आप देखोगे वर्तमान में जो हमारा पुलिस सिस्टम है भारत का ना, ये अभी भी कॉलोनियल लॉ पर बेस्ड है, यानी जो अंग्रेज़ कानून बना गए थे उसी के ऊपर ये टिका हुआ है। और कभी कभी होता यह है कि जो ये ब्रिटिश है ना, वो हमारी पुलिस का इस्तेमाल करती थी लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए। वही काम आज हो रहा है, वही काम यहाँ पर करेंट टाइम की जो सरकारें आ रही हैं जा रही हैं उनका भी यही काम है कि ये लोग भी यहाँ पर लोगों की आवाज़ें दबा रहे हैं। तो सबसे पहला पुलिस फोर्स का एक जो सबसे बड़ी दिक्कत यह है वो है कॉलोनियल लॉ। पुराने ज़माने के जो लॉ हैं, अंग्रेज़ों के टाइम के जो लॉ हैं ना, वही एक सबसे बड़ा कारण बना हुआ है जो कि पुलिस सिस्टम को और ज़्यादा डुबा रहा है। फिर दूसरा यहाँ पर इशू देखने को मिलेगा वो है ह्यूज वैकेंसीज़, यानी कि पुलिस सिस्टम के अंदर वैकेंसीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा खाली हैं। अगर आप देखोगे तो स्ट्रेंथ जो है लगभग करेंट टाइम पर अगर हम लोग बात करें तो जैसे 2016 के अकॉर्डिंग बात करें तो 1,00,000 लोगों के ऊपर लगभग 137 के आसपास पुलिस कर्मचारी हैं। 1,00,000 लोगों के ऊपर 137 पुलिस हैं, जबकि ये बहुत मतलब कम आपको देखने को मिलेगा। होना कितना चाहिए? अगर हम एक तरीके से यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो यूनाइटेड नेशन ने रिकमेंडेशन दिया कि भैया हर 1,00,000 लोगों के ऊपर 222 पुलिस होनी चाहिए। तो आप देखोगे कहाँ हमारे पास में 1,00,000 लोगों के ऊपर 137 पुलिस है और होनी चाहिए 222। तो सिचुएशन यहाँ पे ख़राब है नहीं है, यानी लोगों के ऊपर 1,00,000 लोगों को कंट्रोल करने के लिए या फिर 1,00,000 लोगों को देखने के लिए जो पुलिस है वो बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से पुलिस के ऊपर जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि यहाँ पे कम पुलिस वाले हैं, संख्या ज़्यादा है लोगों की, तो इससे बर्डन उनके ऊपर इंक्रीज़ हो रहा है। ये भी एक दिक्कत है, इस वजह से भी हम लोगों को बदलाव चाहिए। ठीक बात हो गई। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कस्टोडियल डेथ। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे केसेस निकल कर आते हैं कस्टोडियल डेथ के, यानी कि किसी व्यक्ति को कस्टडी में लिया गया और उसको बहुत टॉर्चर किया गया, उस पर प्रेशर डाला गया और इतना टॉर्चर किया गया कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वो होती है कस्टोडियल डेथ। तो आप देखोगे 1996 से लेकर 1997 के बीच में DK बासु जजमेंट आया था। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी जारी करी थी कस्टोडियल डेथ के अगेंस्ट में भारत के अंदर, और सभी लोग कस्टोडियल डेथ को पूरी तरह से ओपोज करते हैं कि कस्टडी के अंदर किसी व्यक्ति को लिया गया था पूछताछ करने के लिए, अब टॉर्चर इतना किया गया कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो ये भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है इंडिया के अंदर, तो इसको ख़त्म करने की भी आवश्यकता है। इस वजह से पुलिस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। देन नेक्स्ट पॉइंट, पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर। करेंट टाइम पर जो पुलिस है, जो मॉडर्न पुलिस है, इनको ज़रूरत है एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सपोर्ट की, स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न वेपन्स की, हाई डिग्री मोबिलिटी की, बहुत सारा सामान की ज़रूरत है, बहुत सारे फंड की ज़रूरत है ताकि यहाँ पर ये अपने आप को अपडेट कर सकें। नए वेपन्स, एडवांस वेपन्स चाहिए, लेकिन इन सभी चीज़ों की कमी देखने को मिलेगी। देन उसके बाद में अगली दिक्कत है लॉ ऑन टॉर्चर। जो टॉर्चर किया जाता है ना लोगों को, आप देखोगे तो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे ऐसे कानून बने हुए हैं जो कि टॉर्चर को पूरी तरह से रोकते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन टॉर्चर देखने को मिलेगा, भारत ने इसको साइन कर रखा है लेकिन अभी तक पार्लियामेंट में पास नहीं किया। इंडिया के पास में टॉर्चर को रोकने के लिए कोई भी स्पेसिफिक कानून नहीं देखने को मिलेगा, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। देन मेंशन किया जाता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, यानी कि देखो सिंपल सी बात है, पुलिस ऑफिसर्स अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स का इंटरफेरेंस भी देखने को मिलता है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देन प्रमोशन एंड वर्किंग कंडीशन, यानी कि जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स की क्वालिफिकेशंस हैं, उनकी ट्रेनिंग है, वो प्रॉपर लेवल पर नहीं है ना। फिर उसके बाद में हम लोग एक चीज़ ये भी देखते हैं कि जो लोअर रैंक के ऑफिसर्स हैं, लोअर रैंक के पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको यहाँ पर गालियाँ दी जाती हैं, उनके साथ में बुरा व्यवहार किया जाता है सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के थ्रू। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक देखने को मिलेगा। इसकी वजह से भी यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर है वो ज़्यादा डेवलप हो नहीं पाता और उसका जो रिलेशनशिप है वो पब्लिक के प्रति काफ़ी बिगड़ जाता है। तो इसकी वजह से भी हम लोग को क्या चाहिए, रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सरकार क्या क्या एफर्ट्स, क्या क्या कदम उठा रही है इस पर्टिकुलर चीज़ को रोकने के लिए, क्या क्या कदम उठा रही है पुलिस रिफॉर्म्स करने के लिए। तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उठाए हैं ज़्यादा बेटर पुलिसिंग करने के लिए। जैसे पहला इनिशिएटिव है आप प्रोजेक्ट टू डीक्रिमिनलाइज माइनर ऑफेंसेस, यानी जो छोटे छोटे ऑफेंसेस हैं, छोटे छोटे अपराध है, वॉयलेशंस हैं बेसिकली, उसको यहाँ पर डीक्रिमिनलाइज कर देना, उसको क्राइम की कैटेगरी में ना रखना, छोटे छोटे ऑफेंसेस को, ये एफर्ट लिया गया। दूसरा यहाँ पर
सरकार ने क्या किया है, एक कदम उठाया है कि जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रिजनर्स एक्ट है, आपको पता होगा कैदियों को आइडेंटिफाई करने का जो ये पुराना वाला एक्ट है, अभी यहाँ पर इसको ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है ना, ये एक्ट बहुत पुराना है, लगभग 100 साल हो चुके हैं इस एक्ट को आए हुए, 100 साल से भी ज़्यादा पुराना एक्ट है। देन उसका इसको ख़त्म करके अभी रिसेंटली एक नया, आपको पता होगा मैंने आपको पढ़ाया भी था, उस एक्ट का नाम क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देन उसके बाद में अगला कदम क्या उठाया, यहाँ पे आप देखोगे प्राइम मिनिस्टर ने एक तरीके से मांग करी है स्मार्ट फोर्स की। स्मार्ट फोर्स की मांग की गई थी। स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है, स्मार्ट की फुल फॉर्म है स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, मॉडर्न एंड मोबाइल, अलर्ट एंड अकाउंटेबल, रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव और टेक सेवी एंड ट्रेंड। ये यहाँ पर सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए हमारी फोर्सेस के अंदर में, हमारी पुलिस फोर्सेस के अंदर में। साथ ही साथ में सरकार ने अभी एक हाई प्रायोरिटी दी है कि हम लोग पुलिस फोर्सेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। जो भी यहाँ पर डे टू डे वर्किंग हो रही है पुलिस की, उसमें एक ज़्यादा से ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जाए, उसको लेकर भी कुछ एफर्ट्स यहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू उठाए गए हैं। सिंपल बात हो गई, ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी सुप्रीम कोर्ट के भी यहाँ पर 7 डायरेक्शंस हैं, इन 7 डायरेक्शंस को देख सकते हो कि ये 7 डायरेक्शन यहाँ पर हम लोगों को लेने चाहिए पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर। जैसे एक अलग से स्टेट सिक्योरिटी कमीशन होना चाहिए, डीजीपी का 2 साल का फिक्स टेन्योर होना चाहिए, सेपरेट इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन होना चाहिए। मतलब यह है एक पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा है और उसे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा भी दे रखा है, कैसे हो सकता है ये काम। तो इसके लिए आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए सेपरेट रखना होगा, लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस ऑफिसर को सेपरेट रखना होगा, आपको पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड सेटअप करना होगा, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी सेटअप करनी होगी, नेशनल सिक्योरिटी कमीशन आपको सेंट्रल लेवल पर बनाना होगा। ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से बोली हैं। तो पुलिस रिफॉर्म्स की जब बात आएगी ना, तो आपको ये सारे पॉइंट्स तो लिखने हैं जो मैंने आपको बताया, साथ ही साथ में ये 6-7 पॉइंट्स और भी लिखने हैं कि जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन करे हैं अपनी साइड से। समझ में आ गई बात। तो ये था पर्टिकुलर एडिटोरियल। मज़ा आ चुका है, नहीं आ चुका है? आ चुका है तो थम्स अप कर देना। नेक्स्ट एडिटोरियल, ये भी काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। इस वाले एडिटोरियल में बात की गई है अर्ली चाइल्ड केयर होल्ड्स द बिग की टू नर्चरिंग फ्यूचर जनरेशंस। यानी कि आप देखोगे कि जो शुरुआती तौर पर बच्चा है 0 से 8 साल की उम्र में जो बच्चा है ना, उसको अगर आप अच्छा नर्चर कर लोगे, उसको यहाँ पे अगर आपने अच्छी तरीके से ट्रीट करके यहाँ पर उसको अच्छी तरीके से डेवलप कर दिया, तो वो आगे फ्यूचर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब इस एडिटोरियल को पढ़ने के लिए हमें जूम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत छोटा दिखाई पड़ रहा होगा। मुझे तो क्लियर दिख रहा है, आपको छोटा दिखाई पड़ रहा होगा, तो हम लोग थोड़ा जूम कर लेते हैं, जूम कर करके पढ़ते रहेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पहले पॉइंट से। राइटर क्या बोलती हैं? राइटर बोलती हैं कि सर देखो 1992 में भारत ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, जो कि बच्चों के हकों के लिए बात करता है, उसको अप्रूव कर दिया था। इंडिया ने इस चीज़ को अप्रूव कर दिया था, ठीक है ना। इंडिया के अंदर जो बच्चों के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी, इसको लेकर काम करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखोगे कि इंडिया के अंदर में हम लोगों ने वैसे तो बहुत सारे कदम उठाए हैं चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए, जो बच्चे से मजदूरी करवाई जा रही है उसको रोकने के लिए, चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए, है ना। हमारे पास में राइट टू एजुकेशन एक्ट देखने को मिलेगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 वाला, जो कि बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के बारे में बात करता है। साथ ही साथ में हम लोगों ने काम किया है कि बच्चों को जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो बढ़ा दिया जाए, पोषण अभियान चलाया गया ताकि बच्चों को एक अच्छा खाना प्रोवाइड करवाया जाए। तो ये सारे काम यहाँ पर किए जा रहे हैं, ये आपको पता है ना। तो वो बात यहाँ पर राइटर बोलती हैं कि ये काम किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखोगे कि सिचुएशन ये है कि इंडिया के अंदर जो बच्चों का विकास हो रहा है वो बहुत स्लो है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा स्लो आपको देखने को मिलेगा। हर 4 में से 1 बच्चा ऐसा निकल कर आ रहा है जिसका मानसिक डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है, वो मालनोरिश्ड है, यानी कि उसको एक अच्छा खाना नहीं मिल पाया, पोषण भरपूर खाना नहीं मिल पाया, वो मालनोरिश्ड और मालन्यूट्रिशन वाली कंडीशन में देखने को मिलेगा, ऐसा यहाँ पर राइटर ने मेंशन किया। देन उसके बाद यहाँ पर ये बोलती हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स के बारे में। देखो आंगनवाड़ी सेंटर के बारे में सभी लोगों को पता है, आंगनवाड़ी सेंटर बहुत कॉमन सेंटर है, पब्लिकली अवेलेबल है सभी जगह पर, है ना। आपको फैसिलिटीज़, बच्चों को फैसिलिटीज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करवाता है, पढ़ने के लिए खाना वगैरह प्रोवाइड करवाता है। तो आंगनवाड़ी सेंटर को लेकर आया तो गया था, उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे लेकिन आंगनवाड़ी सेंटर भी सही से वर्क नहीं कर पाए। आंगनवाड़ी सेंटर के अंदर भी बहुत सारी वीकनेस हम लोगों ने देखी हैं। हम लोग आंगनवाड़ी सेंटर को लेकर आए थे ताकि पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत कर सकें, बच्चों के हेल्थ के ऊपर ध्यान दे सकें, बच्चों का पढ़ाई के ऊपर, स्कूल एजुकेशन के ऊपर ध्यान दे सकें, बच्चों को एक अच्छा खाना मिल पाए उसके ऊपर ध्यान दे सकें, इसलिए हम आंगनवाड़ी सिस्टम सेंटर को लेकर आए थे। लेकिन हुआ क्या, ये सेंटर भी फेल मार गया, सही से काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे, लगभग 51% जो बच्चे हैं ना,
वो आपको बहुत ज़्यादा डाउन कैटेगरी वाले देखने को मिलेंगे, जिनकी एक अच्छी आय नहीं है, जिनके घर में मतलब बिल्कुल भी मतलब आप कह सकते हो कि जो उनके फैमिली के पास में इतना पैसा वगैरह नहीं है, वो आप लोग देख पाओगे। ऐसे बच्चों की जो हालात हैं वो आज के टाइम पर और ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा यहाँ पर राइटर मेंशन करती हैं। यानी आंगनवाड़ी जो सेंटर है उसको अगर काम करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आप देख पाओगे वो जो सिस्टम है वो भी फेल होता हुआ नज़र आया। तो लगभग 50% से ज़्यादा बच्चे आज के टाइम पर इन्हीं आंगनवाड़ी सेंटर के अंदर फंसे पड़े हैं, क्योंकि आंगनवाड़ी सेंटर के अंदर खुद यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जिनको प्राइवेट केयर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, प्राइवेटली पढ़ रहे हैं, प्राइवेट और भी फैसिलिटीज़ यहाँ पर उनको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, ये बात रखी गई। तो राइटर बोलती हैं इसी की वजह से, क्योंकि इन बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके ऊपर प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी के चक्कर में जो भारत की रैंक है ना ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में, साल 2020 का इंडेक्स देखोगे तो उसमें 174 में से 116 रैंक है। फिर दूसरा आप देखोगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर में, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है साल 2020 में वो 107 में से 94 है, 94 है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। हम लोग हंगर के मामले में भी पीछे हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में भी पीछे हैं। लोगों को प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा है, उस मामले भी आपको पीछे देखने को मिलेंगे, है ना। तो बोला ये जा रहा है कि देखो एक जो बच्चा होता है ना उसकी उम्र होती है, जो स्टार्टिंग की उम्र होती है 0 से 8 साल, ये बिल्कुल फाउंडेशन है, ये उसकी नींव है। वहाँ पर उस बच्चे का जैसा डेवलपमेंट होगा आगे वो वैसे ही ग्रो होगा। तो स्टार्टिंग वाले एज में अगर एक बच्चे को प्रॉपरली उसको एजुकेशन मिल जाए, प्रॉपरली उसके मानसिक डेवलपमेंट हो जाए, प्रॉपरली उसको हम लोग न्यूमरेसी सिखाएं, है ना, उसको यहाँ पे लॉजिक लगाना सिखाएं, तो वो आगे भी ऐसा ही रहेगा, है ना। उस बच्चे को हम लोग अच्छी तरीके से चीज़ों को लर्न करना सिखाएं, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं सोसाइटी के ऊपर आने वाले टाइम पर एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेंगे, क्योंकि वो बच्चा वेल डेवलप्ड बच्चा होगा। लेकिन इन कामों के अलावा आपको ध्यान ये भी रखना होगा कि बच्चों को एक अच्छा खाना मिल पाए, है ना, क्योंकि ये सारे काम कर लेंगे, भले ही बच्चे को रटना सिखा दिया, पढ़ना सिखा दिया, समझना सिखा दिया, लॉजिकल थिंकिंग सिखा दी, सब कुछ सिखा दिया, लेकिन एक अच्छा खाना उनको नहीं मिलेगा, एक न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिलेगा, तो उसके बावजूद भी ये सब देने का भी कोई फ़ायदा है नहीं। तो एक अच्छा खाना भी हमें, आप कह सकते हो, हमेशा सिक्योर रखना होगा उन बच्चों के लिए। 0 से 8 साल के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपने इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया, जो डायरेक्ट बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हो आप लोग, और इसका इम्पैक्ट, इसका आउटकम बहुत बड़ा होगा, आपको इसका एक बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा, हमारे कंट्री को बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा जब वो बच्चा उस देश का नाम रोशन करेगा अलग अलग इनोवेशंस करके या फिर अलग अलग नई तरीके से। करेंट टाइम पर देखोगे, आज के टाइम पर तो इंडिया की जो रैंक है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर, आपको पता होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जब बात आती है तो 17 गोल हैं, जो कि यहाँ पर सारी कंट्रीज़ ने मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि कहें कि हम लोगों को 2030 तक ये 17 गोल अचीव करना है। इंडिया भी यहाँ पर इन गोल्स के पीछे लगा पड़ा है। इन 17 गोल में बहुत सारे गोल हैं कि हमें हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना है, पॉवर्टी को ख़त्म करना है, हंगर को ख़त्म करना है, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर काम करना है, साफ़ सफाई, पानी को साफ़ करना है। ये सारे गोल्स हमारे देखने को मिलेंगे। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो इंडेक्स आता है ना, इस इंडेक्स में भी भारत की रैंक 163 में से 121 है। भैया हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर रैंक में भी पीछे रह गए। हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके पास में प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं है, है ना। गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में आपको बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन, बहुत बड़ा भेदभाव देखने को मिलेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको स्कूल में खाना दिया जा रहा है वो भी न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिल पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से हम लोग हर एक इंडेक्स के अंदर कहीं ना कहीं बिल्कुल पीछे की साइड में देखने को मिल रहे हैं। तो अब ज़रूरत है कि इसको ध्यान में रखकर एक कदम उठाया जाए, क्योंकि पिछले 6 साल में देखोगे जो बहुत सारे बेनिफिशरीज़ है, क्योंकि हमारा एक पर्टिकुलर सर्विस चलता है वो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे काम किया जाता है। तो इसके अंदर देखोगे ना जो नंबर ऑफ़ बेनिफिशरीज़ आपको देखने को मिलेंगे वो लगातार कम हो रहे हैं। जिन भी लोगों को फ़ायदा मिलता है इस ICDS स्कीम से वो लगातार कम होते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया कि अब आपको काम ये करना है कि देखो जो भी स्कीम आपके पास में आंगनवाड़ी सेंटर है वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी स्कीम है वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है। पहली बात तो आप इनके ऊपर ध्यान दो। इनके ऊपर ध्यान देने के साथ साथ बच्चे के ऊपर, जो मैंने आपको बताया, ऑब्वियस ही बात है ये जो स्कीम्स है कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर भी इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। स्टार्टिंग वाले एज में एजुकेशन वगैरह उनको प्रोवाइड करवाएंगी, बच्चे को यहाँ पर सोचने के ऊपर एक तरीके से उनको उनकी क्षमता जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ाई जाएगी, ताकि वो बच्चा आगे जाकर यहाँ पर कुछ कर पाए। समझ में गई बात? यही बात यहाँ पर बोली गई है, और ये बात बेसिकली आपको हमारे नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है, जो नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पॉलिसी है 2013 की, उसमें भी मेंशन किया गया है
कि भैया आपको यहाँ पर कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन की ज़रूरत है, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए जो कि बच्चे को, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे पब्लिक हो, ठीक है, वहाँ पे बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए 0 से 8 साल तक का। 0 से 8 साल तक का बच्चे का एक फाउंडेशन है, उस नींव को आपने अगर अच्छे से बना दिया तो पूरी बिल्डिंग वो बहुत बेहतर बनेगी, ऐसा यहाँ पर राइटर का कहना है। आई होप आप लोग यहाँ पर पूरे मुद्दे को अच्छे से समझ पाएंगे होंगे जो कि यहाँ पर राइटर मेंशन करती हैं और एक एक बात आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ गई होगी। तो ये था पर्टिकुलर एडिटोरियल, पुलिस रिफॉर्म वाला एडिटोरियल हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है। तो ये छोटे मोटे जो आर्टिकल्स थे ये भी हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, तो आज का यही डिस्कशन था। बाकी कल वाले द हिंदू के अंदर हमने ये डिस्कस कर ही लिया था। आपको पता होगा भारत के पास में खुद का एक अटैक हेलीकॉप्टर आ चुका है, नाम दिया गया है इसको प्रचंड। इसके अपने आप में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे कि ये जो हेलीकॉप्टर है इसके वो हम लोगों ने खुद बनाया, इंडिजिनियसली बनाया है। लगभग 45% तक सामान हमारा खुद का लगा है, हमारे देश का लगा है। बाकी काफ़ी सारा लगभग 55% तक का जो सामान है वो विदेश से लिया गया है, उनसे परचेज़ किया गया है, उनसे इंपोर्ट किया गया है। उसके बाद हम लोगों ने इस हेलीकॉप्टर को डेवलप किया है। इस हेलीकॉप्टर की जो रेंज है वो है 550 किलोमीटर और स्पीड है लगभग 268 किलोमीटर पर आवर। और अगर आप लोग देखोगे ये कितनी ऊंचाई पर उड़ सकता है, तो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाला ये हेलीकॉप्टर है। और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का मकसद ये होता है कि काफ़ी हल्का होता है, जितना हल्का होगा उतनी ऊंचाई पर उड़ पाएगा। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको बनाया है और उसका कहना यह है कि लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई तक हम लोग इस हेलीकॉप्टर को लेकर जा सकते हैं, जो कि दुनिया में अभी कोई भी ऐसा हेलीकॉप्टर नहीं है जो इतनी ऊंचाई पर जाए, जिसको नाम दिया गया है प्रचंड। इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी हुई हैं। एक फ्लैट ग्लास लगा हुआ है, जैसे आपने देखा। NBC डिटेक्टर है, यानी कि जो न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल्स होते हैं, ठीक है ना, कोई न्यूक्लियर वेपन, बायोलॉजिकल वेपन, केमिकल वेपन्स होगा, उनको डिटेक्ट करने की पावर आपको इसमें देखने को मिलेगी। और अगर कोई क्रैश होता है तो उससे यहाँ पर जो यहाँ पे पायलट चला रहा होगा उसको यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, ठीक है ना। मतलब क्रैश होगा ये तो काफ़ी सारी चीज़ें बच जाएंगी, क्रैश होने से बच जाएगा, आर्मर प्रोटेक्शन मिलेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर के अंदर ऐड कर दी गई हैं। अगर हम लोग हथियार की बात करें तो इसके अंदर टॉरेट गन भी देखने को मिलेगी। टॉरेट गन हो गया, एयर टू एयर मिसाइल, रॉकेट पॉड, हेलमेट माउंट डिस्प्ले सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड फॉर ट्रैकिंग, SSD वीडियो रिकॉर्डर, ये सारे सिस्टम्स यहाँ पर इसके अंदर सेंसर्स और वेपन्स देखने को मिलेंगे, जिसको नाम प्रचंड दिया गया है। ये हमने कल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। नाउ वीडियो को समाप्त करेंगे और अपने पहले प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन के आंसर को देख लेंगे। आज का क्वेश्चन का आंसर क्या था, ठीक है ना। जो प्रोविज़न आपको देखने को मिल जाते हैं, कहाँ पर प्रोविज़न देखने को मिलते हैं, 5th और 6th शेड्यूल के अंदर हमारे संविधान में, वो किस चीज़ से संबंधित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। ये हमारे शेड्यूल ट्राइब्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन देने के बारे में चर्चा करते हैं। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। बाकी सारा डिस्कशन हम लोगों ने कर ही लिया है और कोई अगर न्यूज़पेपर आता है तो वो आपके साथ में डिस्कस कर लिया जाएगा, वैसे आता नहीं है। और आई होप आपको वैसे मज़ा आ चुका होगा। आज का वोकैब्स मैंने नहीं लगाया है, वोकैब्स लगा देंगे बाद में, क्योंकि आज ओवरऑल PPT बनाने में ही बहुत ज़्यादा समय लग गया था। ना मिलता है आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।